वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। प्रतिस्पर्धा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की और अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं तो कंटिन्यू जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने प्रतिस्पर्धा प्लेटफॉर्म पर। देखिए स्टूडेंट, हम साइंस पढ़ रहे थे, हमारे बहुत सारे क्लासेज हो चुकी हैं और आज हम बात करने वाले जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स का नाम आए और एक ऐसे आदमी का नाम हम याद ना करें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो जेनेटिक्स जो है उसके बारे में बेसिक जो नॉलेज है, या मैं कहूँ जेनेटिक्स का जो फादर है उसे ग्रेगर जोहन मेंडल कहते हैं। सभी जानते हैं आप इनको, ग्रेगर जोहन मेंडल। तो आप सबको एक एक माला लेके आना चाहिए था भाई आज की क्लास में, क्योंकि इतने महान आदमी को हम याद कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेगर जोहन मेंडल। देखिए बेटा, एक बार मैं थोड़ी सी स्टोरी से आपको कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि अगर जेनेटिक्स आपको पढ़नी है तो ग्रेगर जोहन मेंडल की बायोग्राफी का पता होना बहुत जरूरी है। अगर ग्रेगर जोहन मेंडल की बायोग्राफी आपको नहीं पता है तो आप जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते। तो जेनेटिक्स को समझने के लिए हमें ग्रेगर जोहन मेंडल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। कौन थे ग्रेगर जोहन मेंडल? देखिए बेटा, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ग्रेगर जोहन मेंडल। इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगर जोहन मेंडल को कहा जाता है। लेकिन भाई ये इनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि अपनी सक्सेस को नहीं देख पाए। इनकी डेथ के बाद लोगों ने इनके जो डिस्कवरी किया था उसको स्टडी किया तो पता चला कि भाई मेंडल जो है वो बिल्कुल ठीक बात बता रहे थे। उनके जो भी जेनेटिक्स के लिए थॉट्स थे, आइडिया थे या लॉ थे, वो सारे एक्यूरेट थे। लेकिन सबसे बुरी बात ये रही कि जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो अपनी सक्सेस को देख नहीं पाए। तो ग्रेगर जोहन मेंडल जो एक साइंटिस्ट थे, ये क्या करते थे, ये अपने खेतों में बहुत सारा जो है पाइसम स्टाइवम उगाते थे, मटर के पौधे उगाते थे। आप सब देखते होंगे सर्दियों में हम कितने सारे मटर जो है खाते हैं, वेजिटेबल्स में यूज करते हैं। तो ये अपने खेतों के अंदर जो है पी का जो सीड है उसको कल्टीवेट करते थे, उसको उगाते थे। एक दिन सुबह सुबह ये उठे, क्योंकि इनको बहुत सारी नॉलेज थी जेनेटिक्स के बारे में, ये बायो को बहुत डिटेल से जानते थे, इन्होंने मैथ्स को भी पढ़ा था, स्टैटिक्स के बारे में नॉलेज रखते थे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये सुबह सुबह अपने खेतों में देख रहे थे तो इन्होंने देखा कि कुछ प्लांट तो बहुत लंबे हैं, कुछ प्लांट बहुत छोटे हैं, और ये बात इनके दिमाग में क्लिक करी। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों होता है कि भी कुछ प्लांट की हाइट तो ज्यादा है, कुछ प्लांट की हाइट कम है। किसी सीड का कलर जो है हम कह सकते हैं कि सीड जो है कोई तो येलो दिखता है, कोई ग्रीन दिखता है, कोई फ्लावर जो है वो टॉप पर लगता है, कोई फ्लावर आप कह सकते हैं कि एक्सिल के ऊपर लगता है। तो ये सारी बातें जो है इससे इनके मन में अंदर एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुई कि भाई ऐसा हमारे अंदर भी होता है कि हमारे पेरेंट्स के जो करैक्टर हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं और किस तरह से न्यू जनरेशन के अंदर जाते। कभी कभी बच्चे बिल्कुल अपने मदर फादर को कॉपी होते हैं, कई बार बच्चे अपने मदर फादर से वेरिएशन शो करते हैं। तो ये सारी बातें इनके दिमाग में चल रही थी। इस थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखकर जब मेंडल मटर को देख रहे थे तो उसको लगा कि मुझे मटर के प्लांट पर स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मटर के प्लांट पर स्टडी कर रहे थे तो इनको क्लियरिटी आई कि भाई ये प्लांट आराम से हमारे खेत में कल्टीवेटेड होता है। दूसरी बात, जो पाइसम स्टाइवम है या जो मटर का प्लांट है ये बेटा बाइसेक्सुअल था। अब बाइसेक्सुअल क्या होता है, आपने रिप्रोडक्शन वाले में चैप्टर में पढ़ा होगा कि मैम बहुत सारे फ्लोर ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो उसमें मेल पार्ट प्रेजेंट होता है या फीमेल। लेकिन जो मटर का प्लांट था उसके अंदर हम कह सकते हैं मेल पार्ट भी था और फीमेल पार्ट भी था, मतलब गाइनोसियम भी था, और आप कह सकते हैं मेल के अंदर जो एंथर है वो भी प्रेजेंट थे। तो दोनों थे। तो मेंडल को लगा कि भाई इजिली से मैं सेल्फ पोलिनेशन भी करवा सकता हूँ और क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू नीड के अकॉर्डिंग दोनों चीज करवा सकता हूँ। तो मटर जो है, मटर का प्लांट जो है वो मेंडल ने अपनी जो केस स्टडी है उसके अंदर सिलेक्ट करा, और मेंडल ने जो प्लांट सिलेक्ट किया उसकी सक्सेस का यही कारण था कि आराम से बाइसेक्सुअल फ्लावर था तो सेल्फ और क्रॉस हो सकता था। ऐसा नहीं कि मटर को जो है उनको रिजल्ट को ऑब्जर्व करने के लिए हमें सालों साल वेट करना पड़े, क्योंकि बहुत जल्दी सीड जो है प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखकर जो मेंडल है उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया।
तो ये भी एक सक्सेस का कारण था। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे थे जिसकी वजह से उस टाइम जो है ये आप कह सकते हैं अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि बेटा उस टाइम इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं थी, एक कम्युनिकेशन का गैप भी था मेंडल के साथ। क्यों? क्योंकि मेंडल ने जो अपना वर्क पब्लिश किया वो एक छोटे से आप कह सकते हैं 1866 के अंदर जब उन्होंने पब्लिश किया तो एक छोटी सी जो है न्यूज़पेपर उसके अंदर पब्लिश किया। तो कम्युनिकेशन के गैप की वजह से उस टाइम जो है मेंडल को सक्सेस नहीं मिल चुकी। उसके बाद धीरे धीरे मेंडल ने जो सारी बातें बताई थी तो उसको जो है बाद में लगभग 19 के आसपास 2-3 साइंटिस्ट आए, एक तो हुगो डी व्रिस, एक कार्ल कोरनेस और एक वोन सेरमैन। ये तीनों साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहे थे जेनेटिक्स के ऊपर तो इनके हाथ जो है मेंडल का पब्लिश हुआ जो लेटर है वो लगा। तो उन्होंने पाया कि मेंडल अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज हमें दी थी, जो जेनेटिक्स के रूल्स दिए थे वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। उसके बाद से ही मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी बायोग्राफी से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि मेंडल जो है उसके जो लॉ है उसकी डिस्कवरी या जेनेटिक्स की रीडिस्कवरी जो है किस साइंटिस्ट ने की। तो आपको ऑप्शन में तीनों नाम दे देता और आपसे पूछ लेता है कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो मेंडल की रीडिस्कवरी के अंदर अपना रोल प्ले नहीं कर पाए थे। तो हम कह सकते हैं तीनों साइंटिस्ट आपको याद होने चाहिए, हुगो डी व्रिस, कार्ल कोरनेस और सेरमैन, कि तीनों साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या क्या मेंडल के लॉ की रीडिस्कवरी की और उसके बाद से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा ये सारी बात जो हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे तो जेनेटिक्स की शुरुआत यहाँ से होती है कि किस तरह उन्होंने स्टडी किया, क्या क्या चीजें थी। लेकिन मेंडल्स ने जो टर्मिनोलॉजी यूज की, क्योंकि बेटा मेंडल एक पढ़े लिखे थे, बहुत इंटेलिजेंट वो थे, तो उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी यूज करी उसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे जीन्स, आप बार बार पढ़ेंगे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, तो ये बार बार वर्ड्स आएंगे। इसलिए क्यों नहीं हम पहले इन वर्ड्स को क्लियर करते ताकि आप जेनेटिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं। तो ये तो जनरल बात हुई कि जेनेटिक्स जो है उसकी डिस्कवरी किसने की, तो कैसे कैसे जो एक स्टेज वाइज ये प्रोसेस चलती रही। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जेनेटिक्स है उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं, तो वो क्या क्या होती हैं। तो ये आपने देखो कितना सुंदर सा आप कह सकते हो सीड है। तो इस प्लांट के ऊपर स्टडी किया था जिसका नाम था पाइसम स्टाइवम। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि मेंडल ने जो स्टडी की थी वो किस प्लांट के ऊपर की थी, तो आप कहेंगे पाइसम स्टाइवम इसका साइंटिफिक नेम है और वैसे आप पी सीड बोलते हैं। और पी सीड को जो है सिलेक्ट करने के पीछे मेंडल के कुछ आप कह सकते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। एक तो इजीली से कल्टीवेटेड हो रहा था, दूसरा उसको ज्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी उसके सीड बन जाते थे। तीसरी बात बाइसेक्सुअल फ्लोअर था और उसकी वजह से सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन इजीली हो जाता था। इसी वजह से मेंडल जो है जेनेटिक्स में इतना सक्सेस हुआ। पूरे यूनिवर्स में किसी ने भी जेनेटिक्स के बारे में जब नहीं बताया था तब ये सारी बातें मेंडल बता चुके थे। तो इसका मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर मेंडल ने इतना बड़ा काम किया, और वो इतना बड़ा काम इसलिए किया क्योंकि वो अच्छे प्लांट को सिलेक्ट कर पाए थे और वो इन चीजों की बेसिक नॉलेज रखते थे। तो इसलिए आज के टाइम जो मेंडल है उसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। उसके पीछे ये रीजन है। उसके बाद आता बेटा जब मेंडल जो है जेनेटिक्स के बारे में बता रहे थे तो सबसे पहले बात आती है कि मैम ये जेनेटिक्स होता क्या है। तो देखिए बेटा जेनेटिक्स का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कोई भी करैक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं वो हमारे जीन्स की वजह से होते हैं। अब आपके मन में आएगा मैम जीन्स क्या होते हैं। तो देखिए बेटा हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे मिलकर बने हैं। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि मैम हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बने हैं। बहुत सारी सेल्स मिलकर हमारी बॉडी में क्या बनाती है, टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, देन ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हम सब इसी तरह से प्रिपेयर हुए हैं। ये बात आप प्रीवियस क्लासों को देखने से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेटा हमारी सेल जो है उसके सेंटर के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इस तरह से देखो ये हमारा न्यूक्लियस है सेल का, और इस न्यूक्लियस में इस तरह से हमारा डीएनए होता है। ये आपका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में यहाँ पर डीएनए होता है। इस तरह से विजिबल होता है हमारा डीएनए जिसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। पूरी सेल के अंदर से केवल जेनेटिक मटेरियल ही अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है।
किसके थ्रू? आप कहेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, या मैं कहूँ मियोसिस के थ्रू। तो हमारे जो डीएनए हैं उनके अंदर आधे करैक्टर तो मदर के आते हैं और आधे करैक्टर फादर के आते हैं। तो छोटे छोटे वर्ड्स हमें पता होना चाहिए, जीन्स क्या होते हैं, करैक्टर क्या होते हैं, जीनोटाइप्स क्या होते हैं, अलील क्या होते हैं। अगर आपको ये क्लियर है तो आप जेनेटिक्स को बहुत ईजी वे से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम सबका डीएनए, मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरे अंदर मेरी मदर और फादर के करैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो मदर और फादर से ट्रांसफर होकर आया है। आप देखते हैं कई बार आपके अंदर कुछ करैक्टर अपने ग्रांट मदर के आ जाते हैं, कुछ ग्रांट फादर के आ जाते हैं। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जिन करैक्टर का ट्रांसफर होता है उसे हम जेनेटिक करैक्टर कहते हैं। लेकिन कुछ करैक्टर ऐसे होते हैं जो हम अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उन्हें एक्वायर्ड करैक्टर कहते हैं। तो जो करैक्टर हम अपने मदर फादर से लेकर आते हैं वो तो जेनेटिक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी स्किन कलर मेरी मदर को गया है, तो मेरे मदर के जो जीन्स के करैक्टर हैं वो मेरे अंदर आए हैं। हो सकता है मेरी हाइट जो है मेरे फादर को गई है, तो उसके जो जीन है या जो हाइट का जो जीन्स है उसने मेरे अंदर उस करैक्टर को ट्रांसफर करा है। तो एक्चुअली होता क्या है, हम सबका जेनेटिक मटेरियल होता है इस तरह से। इस जेनेटिक मटेरियल में बेटा इस तरह से जीन्स लगे होते हैं। जिस तरह से आप यूं मान लो एक माला में मोती लगे होते हैं, उसी तरह से हमारे डीएनए के अंदर जीन्स लगे होते हैं। इस तरह से जीन्स लगे होते हैं। इसलिए जेनेटिक्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है बेटा? जीन होती है। कोई आपसे पूछे कि जेनेटिक्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या होती है, तो आप कहते हैं मैम जीन्स होती है। जीन्स है क्या? आप कहेंगे डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो करैक्टर को ट्रांसफर करता है उसे हम जीन कहते हैं। लेकिन बेटा जीन्स है ना वो हमेशा पेयर में मिलते, कभी भी सिंगल जीन नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस बात को ऐसे कनेक्ट करें, जैसे मान लो ये जीन जो है ये हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब आपकी हाइट जो है वो लंबी होगी या आपकी हाइट शॉर्ट होगी, ये बात इस जीन पे डिपेंड करती है। और इस जीन के अंदर भी दो अलील होते हैं, या मैं यूं कह सकती हूं कि जीन्स जो है वो हमेशा पेयर में होते हैं और जीन जो है वो अलील से मिलकर बना है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेंडल के टाइम तक जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो मेंडल ने क्या किया, इस जो ट्रेड को रिप्रेजेंट करते उसे अलील कह दिया। क्या कह दिया? अलील कह दिया। बाद में जब जीन्स की डिस्कवरी हुई तो हम कह सकते हैं उसे हम जीन्स कहते हैं। तो मैं यूं कह सकती हूं कि हमारे पूरे के पूरे डीएनए के अंदर नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ईच जीन जो है वो ईच करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मैंने बताया ये जीन हमारी हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये वाला जो दूसरा जीन है मान लो ये आपके स्किन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये जीन मान लो आप कह सकते हैं आपके बॉडी के किसी दूसरे मान लो हेयर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये जीन मान लो आपकी बॉडी की जो आईज है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो बेटा ऐसे हर जीन का अपना फंक्शन होता है। कोई जीन आपकी हाइट को बनाता है, कोई जीन आपके बॉडी के कलर की फॉर्मेशन करता है, और हर जीन जो ऐसा करता है तो उसके अंदर अलील लगे होते हैं और ये अलील पेयर्स में होते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी की हाइट बतानी है, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये क्या है? दोनों अलील हैं। ये तो अलील्स हो गए बेटा, और ये अलील्स जो है ये मिलकर जो है सिंगल, ये एक अलील है, ये एक अलील है, और ये किस फॉर्म में है? पेयर में है। जब ये पेयर फॉर्म होती है तो इसे को हम जीन बोलते हैं। इतनी बात आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हम सबके डीएनए के अंदर जिस तरह से एक माला में मोती लगे होते हैं उसी तरह से जीन्स लगे होते हैं। हर जीन्स जो है वो पेयर में होता है और उस पेयर को हम अलील बोलते हैं। हर जीन एक करैक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कोई जीन आपकी बॉडी में हाइट को बनाता है, कोई जीन आपकी बॉडी के स्किन कलर को बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन के कलर को बनाने वाला ये जीन है। इस जीन के अंदर बेटा अगर मेलेनिन की सीक्रेशन ज्यादा हो जाए तो हमारे बॉडी का कलर डार्क हो जाता है,
और अगर मेलेनिन की सीक्रेशन कम हो जाती है तो हम बॉडी का जो कलर है वो लाइट हो जाता है। और अगर ये दोनों ही आप कह सकते हैं कि बैलेंस फॉर्म में होते हैं तो हमारा जो कलर है वो मीडियम होता है। तो इस बिहाफ के ऊपर हमारी बॉडी का स्किन कलर जो है वो डिसाइड होता है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल इस जो जीन्स जो है इसके अंदर से जो है छोटी छोटी प्रोटीन्स होती जीन्स के अंदर भी। तो मैं यूं कह सकती हूं कि देखिए आपने कभी देखा होगा कि प्रोटीन बनी किसकी होती है बेटा, ये बेसिक बातें हैं, अमीनो एसिड की बनी होती है। आप कहेंगे मैम ये बात आप यहाँ क्यों बता रहे हो, क्योंकि बेटा अगर आपने ये चीज अंडरस्टैंड नहीं करी तो हमें जेनेटिक्स समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम एक बार कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं ताकि हम जेनेटिक्स पे पकड़ बना सके। तो सबसे पहले जो है अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और ये प्रोटीन्स जो होते हैं बेटा बाद में ये जीन्स बनते हैं और यही जीन हमारा क्रोमोजोम बनाते हैं। आप ऐसे मान लें यही जीन जो है वो आपका क्रोमोजोम बनाते हैं और यही क्रोमोजोम आपका डीएनए बनाते हैं। इस तरह से एक सीक्वेंस में काम होता रहता है। तो इस तरह से जो प्रोटीन है अगर स्किन के कलर के लिए मेलेनिन जो है उस प्रोटीन का सीक्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो हमारे बॉडी का कलर डार्क हो जाएगा। इसके लिए कुछ फैक्टर भी होते हैं। आप याद करो कभी कभी प्रेगनेंसी में एक फीमेल को केसर खाने के लिए बोला जाता है। केसर क्या करती बेटा, वो हमारे जीन से मेलेनिन के सीक्रेशन को ब्लॉक कर देती है। जब मेलेनिन का सीक्रेशन होगा ही नहीं तो बॉडी का कलर कैसा होगा, फेयर होगा। तो इसके पीछे ये साइंटिफिक रीजन होता है। ऐसे आप देखते हैं कि अफ्रीका में रहने वाले लोगों का बॉडी टोन जो है वो कैसा होता है, डार्क होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट रेडिएशन ज्यादा होने की वजह से जीन से मेलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और मेलेनिन के प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से स्किन का कलर डार्क हो जाता है। तो स्किन का कलर इसी तरह रेस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही मान लो हाइट की बात करें, अगर हमारी बॉडी से जीन से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होने लग जाता है तो हमारी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है और अगर कम निकलता है तो आपको पता है कि आप ड्राफिज्म या आपकी हाइट शॉर्ट हो जाती है। तो ऐसे ही सारे जीन्स मिलकर हमारी बॉडी में काम करते हैं। तो एक वर्ड आपने समझा कि मैम जीन्स क्या है, तो आप कहेंगे हमारे जेनेटिक्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट को जीन्स कहते हैं। इस तरह से हमारी जो सेल है उसके सेंटर के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है और इस जेनेटिक मटेरियल के एक छोटे से पीस को ही मैं जीन कह रही हूं। ठीक है, ये जीन ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कैसे करैक्टर डिसाइड होंगे। लेकिन जीन्स जो बनते हैं ना बेटा वो गैमेट्स से बनते हैं। मान लो जीन्स के अंदर फॉर एग्जांपल मान लो आपकी मदर की हाइट छोटी है तो ये जीन तो मदर से आ गया और मान लो आपके फादर की हाइट जो है लॉन्ग है तो कैपिटल टी जो है वो फादर से आ गया। तो एक मदर और एक फादर दोनों से जो है अलील आते हैं और दोनों अलील फ्यूज होकर जीन बना देते हैं और यही जीन डिसाइड करते हैं कि ऑफस्प्रिंग के अंदर या नई जनरेशन के अंदर कैसी हाइट होगी, कैसा कलर होगा, क्या होगा। ये सारी चीज का डिसाइड जो है जीन्स करते हैं। इसलिए जीन्स को जेनेटिक्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। इतनी बात आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं तो हम आगे देखते हैं। देखिए बेटा इन सब को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेंडल बार बार इन वर्ड्स को यूज करता है कि मैम होमोजाइगस क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेड क्या होते हैं, इनहेरिटेंस ट्रेड क्या होते हैं। तो एक बार ये बार बार ये वर्ड्स आएंगे तो आपको फेमिलियर लगे इनसे, इसलिए एक बार हम देखते हैं कि होते क्या है। देखिए बेटा सबसे पहले वर्ड आया होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है कि दोनों अलील सेम एक जैसे, उसे होमोजाइगस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की हाइट ज्यादा है तो हम इस तरह से होमोजाइगस के लिए कैपिटल टी और कैपिटल टी लिखते हैं। अगर मान लो किसी का जो अलील है एक तो कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है तो स्मॉल टी तो ड्राफिज्म को रिप्रेजेंट करता है या मैं ये कहूँ स्मॉल हाइट को रिप्रेजेंट करता है इन केस ऑफ मेंडल, और जो कैपिटल टी है आप कह सकते हैं ये टॉल हाइट को रिप्रेजेंट करता है और ये स्मॉल को स्मॉल भी कह सकते हैं आप, ड्राफिज्म भी कह सकते हैं, शॉर्ट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो आप कह सकते हैं जब दोनों अलील सेम एक जैसे होते हैं उस कंडीशन को होमोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं?
होमोजाइगस। और होमोजाइगस एक प्योर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर दोनों कैपिटल टी है तो अगली जनरेशन की हाइट ज्यादा होगी। अगर दोनों स्मॉल टी है तो भाई हम क्या कर सकते हैं, अगली जनरेशन चाहे कुछ भी हो जाए क्या होगा, स्मॉल होगा। लेकिन ऐसा हमारी जनरेशन में तो नहीं है। कई बार हम देखते हैं मदर फादर दोनों की हाइट अच्छी है लेकिन बच्चों की हाइट शॉर्ट हो जाती है। तो ये सब वेरिएशन हम जेनेटिक्स के अंदर देखने वाले। तो अभी आप एक टर्मिनोलॉजी समझे होंगे कि होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, कि सेम पेयर ऑफ अलील को ही होमोजाइगस कहते हैं। और बेटा जो सेम पेयर ऑफ अलील होते हैं वो हमेशा एक लोकेशन पे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्रोमोजोम था, डीएनए था, मान लो हाइट की जीन जो है यहां पर है, तो इसके दोनों जो होमोजाइगस हैं अलील वो एक ही जगह पे होंगे। मान लो कैपिटल टी भी यही होगा और स्मॉल टी। ऐसा नहीं है कि मदर का कैपिटल टी किसी दूसरी पोजीशन पे चला गया और फादर का कैपिटल टी किसी दूसरी पोजीशन पे चला गया। इनकी लोकेशन सेम होती है, इसलिए इसे होमोलोगस लोकेशन या होमोलोगस लोकाई भी बोलते हैं। तो होमोलोगस वर्ड जहां पर भी आए तो आप समझ जाना कि दोनों अलील एक जैसे होते हैं, उस कंडीशन को होमोजाइगस बोलते हैं और ये प्योर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद दूसरा वर्ड आया है हमारे पास हेट्रोजाइगस। तो देखिए हेट्रोजाइगस क्या होता है। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है बेटा एक कैपिटल टी है तो दूसरा स्मॉल टी है। मान लो हमारे बॉडी के हेयर के लिए, बॉडी का हेयर मान लो किसी का ब्लैक है तो किसी का ब्राउन है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं दोनों अलील अलग अलग स्टेज के अंदर होते हैं, उस कंडीशन को हेट्रोजाइगस कहते हैं। हेट्रोजाइगस मोस्टली F1 जनरेशन में बनते हैं। जब आपके पास मान लो एक टॉल प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट है, तो हम देखेंगे मोस्टली F1 जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट बनते हैं। तो हेट्रोजाइगस का मतलब होता है दोनों अलील जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक कैपिटल टी है तो एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल डब्ल्यू है तो एक स्मॉल डब्ल्यू है, एक कैपिटल एच है। अगर बॉडी के हेयर का कलर अगर ब्लैक है तो कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आप कहेंगे ब्राउन है तो स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ट्रेड एक होता है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि अलील तो अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस बोलते हैं। तो ये होता है हेट्रोजाइगस। उसके बाद अगला वर्ड लिखा हुआ बेटा एक्वायर्ड और इनहेरिटेंस ट्रेड्स। देखिए बेटा हम बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो हमें मदर फादर से मिलते हैं। जैसे आपकी हाइट है, आपकी बॉडी का कलर है ना, आपके आईज का कलर है, आपके हेयर्स का कलर है, ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, या मैं कहूँ कि हमें प्रीवियस जनरेशन से मिलता है। तो ऐसे करेक्टर जो हमें अपने मदर फादर से रिसीव होते हैं, या मैं कहूँ कि हमारी पुरानी जनरेशन से रिसीव होते हैं, उनको हम एक्वायर्ड ट्रेड कहते हैं। जैसे हमारा स्किन टोन, हेयर टोन, आईज टोन, बॉडी की शेप, ये सब जो है हमें पेरेंट्स से मिलती है। आपकी स्किन सब हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। तो दिस इज द इनहेरिटेंस ट्रेड। इसी को हम जेनेटिक्स ट्रेड भी बोल देते हैं। तो समझ में आई बात, जेनेटिक्स ट्रेड हो या इनहेरिटेंस ट्रेड हो, इसका एक ही मतलब है। उसके बाद एक वर्ड और लिखा हुआ है एक्वायर्ड ट्रेड। अब आपको लगेगा मैम ये एक्वायर्ड वर्ड क्या है। देखो बेटा नाम से पता चल रहा है एक्वायर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी मदर को एक लैंग्वेज आती है, मान लो आपकी मदर जो है हिंदी और इंग्लिश बोलना जानती है, लेकिन आपने जो है फ्रेंच भी सीख ली, आपने संस्कृत भी सीख ली और आपने कोई अदर लैंग्वेज भी सीख ली। तो आपने अपनी लाइफ के अंदर जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा, दिस इज द एक्वायर्ड ट्रेड। ऐसे ट्रेड को क्या बोलते हैं बेटा? एक्वायर्ड ट्रेड बोलते हैं, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मान लो मैंने एक सब्जेक्ट में मास्टर किया, दूसरे सब्जेक्ट में मास्टर कर लिया। हो सकता है मेरे मदर फादर को डांस नहीं आता और मैंने डांस सीख लिया, दिस इज द एक्वायर्ड ट्रेड। हो सकता है आप स्विमिंग सीख जाए, हो सकता है आप राइटिंग कोई अलग तरीके की कर्सिव राइटिंग सीख जाए, दिस इज द एक्वायर्ड ट्रेड। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल आपको जेनेटिक्स ट्रेड के दे दे और कुछ एग्जाम्पल आपको एक्वायर्ड के दे दे, और आपसे या तो कह दे कि इसमें से फाइंड आउट कीजिए कौन सा एक्वायर्ड ट्रेड है और कौन सा जेनेटिक्स ट्रेड है। तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियरिटी आई होगी
कि these character transfer from the mother and father from the new generation is known as the genetics and inheritance trait. These trait not transfer from the next generation is known as the acquired trait. भाई मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने स्विमिंग सीख ली, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मेरे बच्चे भी स्विमिंग सीख जाए। मान लो आपने 5 लैंग्वेज बोलना सीख लिया, तो ऐसा थोड़ी कि आपके बच्चे भी 5 लैंग्वेज बोलने लग जाए। अगर ऐसा होता तो सभी पढ़े लिखों के जो है ऑफस्प्रिंग सभी एजुकेटेड होते और बिना पढ़े लिखों के सभी नॉन एजुकेटेड होते। इसका मतलब ये कौन से ट्रेड्स है बेटा, ये एक्वायर्ड ट्रेड्स है कि दीज ट्रेड डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम द न्यू जनरेशन, ओनली रिसीव बाय एक्सपीरियंस इन लाइफ टाइम, कि अपनी लाइफ के अंदर हम अपने एक्सपीरियंस से जो गेन करते हैं उसे एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में। चलते हम अपने नेक्स्ट उसके ऊपर। देखिए एक अलग वर्ड यूज किया है डोमिनेंट। अब आपके मन में आएगा मैम ये डोमिनेंट क्या होता है? बेटा ये सब मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो बार बार ये वर्ड्स यूज होंगे ताकि आप जेनेटिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, इसलिए इन वर्ड्स को हमें समझना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे इनसे कुछ खास वो है, सिर्फ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो पाए, आप एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाए। तो देखिए डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, रिसेसिव का मतलब क्या होता है, और फर्स्ट और सेकंड जनरेशन क्या होती है। देखिए बेटा डोमिनेंट, आप सोचो भाई डोमिनेंट क्या होता है। जैसे मान लो कि क्लास में 2 बच्चों का हमने कुश्ती करवाई, तो जो जीत जाता है उसको आप ऐसे हाथ खड़ा करते हो, इसका मतलब डोमिनेंट है, और जो हार जाता है उसको आप क्या कहते हो, ऐसे नीचे कर देते हो, इसका मतलब रिसेसिव है। तो सीधी सी बात है, जो अपने कैरेक्टर को F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट कर दे दिस इज द डोमिनेंट, और जो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए वो रिसेसिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे माने, देखो बेटा मान लो ये तो एक टोल प्लांट है और इसके साथ मैंने क्रॉस करवा दिया ये स्मॉल प्लांट है। इन दोनों प्लांट जो है, या फिर इस बात को आप ऐसे कनेक्ट करो कि प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए 2 ये गैमेट्स है, इसका तो गैमेट्स कैपिटल T है और इसका गैमेट्स स्मॉल t है। आपको पता है कि अलील ही डिसाइड करते हैं हमारे जीन्स के अंदर कि कोई चीज लंबी होगी या कोई चीज छोटी होगी, कोई चीज डार्क कलर की होगी या कोई चीज लाइट कलर की होगी, ये सारी बात अलील डिसाइड करते हैं। अब ये दोनों अलील ये कहता है भाई मैं तो इस प्लांट को लंबा बनाऊंगा, दूसरा कहता है मैं तो इस प्लांट को छोटा बनाऊंगा। इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और जो जीत जाता है वही तो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। भाई ये कहेगा क्यों, मेरे अंदर तो हाइट को लंबा करने की पावर है तो मैं तो बड़ा करना चाहता हूँ। दूसरा कहता है भाई क्यों, मैं तो छोटा करना चाहता हूँ। तो इन दोनों में से जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर दे, जब इन दोनों का झगड़ा हुआ तो मान लो कैपिटल T जो है वो जीत गया और स्मॉल t हार गए, तो सारे जो प्लांट विजिबल होंगे आपको वो टोल प्लांट विजिबल होंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूं बेटा डोमिनेंट का मतलब होता है दीज करेक्टर रिप्रेजेंट इन F1 जनरेशन इज नोन एज डोमिनेंट। जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर दे वो तो डोमिनेंट, और जो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए वो रिसेसिव। तो इस केस में टोल तो क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है, क्योंकि इसने तो अपने आप को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। जबकि शॉर्ट वाला जो है ड्राफिज्म जो है वो रिसेसिव है, क्योंकि अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। तो जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर दे वो तो डोमिनेंट, और जो नहीं कर पाए वो रिसेसिव। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी हाइट जो है वो आपके फादर को चली गई, आपकी मदर की हाइट के करेक्टर जो है आप में नहीं आए F1 जनरेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मदर की जो हाइट का जो ट्रेड है वो आप में डोमिनेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फादर के नहीं अलील, फादर के अलील भी प्रेजेंट है, लेकिन वो किस कंडीशन में, रिसेसिव कंडीशन में। हो सकता है कि आपके बहन भाई जो है उनकी हाइट आपके फादर को चली जाए, मदर को नहीं जाए। उस केस में क्या होगा, उनमें फादर के करेक्टर तो डोमिनेंट हो गए और मदर के रिसेसिव। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है कि जब दोनों अलील आपस में मिक्स हो रहे होते हैं तो जो जितना पावरफुल होता है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर देता है, और जो जीन पावरफुल नहीं होता वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। पावरफुल का मतलब ये नहीं होता कि उनमें कोई एनर्जी का लेवल देखा जाता है या इस तरह की चीज। पावरफुल का मतलब ये होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कैपिटल T है बेटा, कैपिटल T अपने अंदर से हाइट को बढ़ाने के लिए प्रोटीन निकालता है। तो ये प्रोटीन मान लो अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन निकाल रहा है,
और मान लो स्मॉल टी जो है ये अपने अंदर से जो प्रोटीन बना रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो जो अच्छी क्वालिटी का होता है वो तो रिप्रेजेंट कर देता है, और जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, तो इस वजह से वो कैसा हो जाता है, रिसेसिव हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, दोनों वर्ड आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि डोमिनेंट क्या होता है मैम और रिसेसिव क्या होता है। तो डोमिनेंट का मतलब जो F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट कर दे। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट आपकी मदर को चली गई, आपका डोमिनेंट करेक्टर आपकी आई जो है ब्लैक या ब्राउन है, या आपके पेरेंट्स में मदर या फादर में से किसी को भी जा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं जो रिप्रेजेंट कर दे दिस इज द डोमिनेंट, जो नहीं कर पाए वो रिसेसिव। उसके बाद आया बेटा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब वही होता है कि मेल और फीमेल के जीन्स या गैमेट्स आपस में जब फ्यूज करते हैं तो पहली बनने वाली को F1 कहते हैं, उसके बाद बनने वाली को F2। जैसे यू मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी मैरिज हुई तो आपके जीन्स और आपके हस्बैंड के, आपके वाइफ के जो जीन्स हैं, उन जीनों का आपस में कॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्शन के समय तो आपके जो बच्चे बने वो F1 जनरेशन का एग्जाम्पल है। आपके बच्चे जो है उसके बाद नेक्स्ट किसी से मैरिज हुई उसके बाद जो बने वो F2 है। ऐसे करके मेंडल ने जो है बहुत सारी जनरेशन के ऊपर स्टडी किया और उस बिहाफ के ऊपर उन्होंने बहुत सारे जो है रूल्स दिए जेनेटिक्स के। तो मेंडल जो है उससे आपसे पूछे कि मेंडल ने जो जेनेटिक्स के रूल्स दिए वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो बेटा मेंडल के जो रूल्स है वो दो चीजों के ऊपर बेस्ड है। एक होता है मोनो हाइब्रिड। अब आप कहेंगे मैम ये मोनो हाइब्रिड क्या होता है? एक तो मोनो हाइब्रिड के ऊपर बेस है, एक डाई हाइब्रिड। देखिए बेटा कुछ भी नहीं है, मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है मेंडल ने पहली बार, भाई जब कोई काम करते हैं तो इजी तरीके से करते हैं, तो मेंडल ने पहली बार एक ही ट्रेड को लिया। कौन सा ट्रेड लिया? उसने मटर के प्लांट की हाइट को लिया और हाइट को लेकर जब आपस में क्रॉस करवाया तो उसको बोलते मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कि जब एक ही कैरेक्टर को लिया जाता है और उनका क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन करवाया जाता है। जब ये ऐसा करवा रहे थे मेंडल तो एक ही ट्रेड को लेकर करवा रहे थे तो उसको तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कह दिया। उसके बाद मेंडल ने क्या सोचा, भाई चलो मैं दो ट्रेड्स ले लेता हूं, तो दूसरी बार उसने क्या लिया, एक तो उन्होंने लिया सीड की शेप और एक लिया बेटा उन्होंने सीड का कलर। तो दो ट्रेड्स को लेकर करवाया तो उसको डाई हाइब्रिड कह दिया। अगर मेंडल मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड करवाता ही नहीं तो मेंडल जेनेटिक्स के रूल ही नहीं दे पाता, क्योंकि मेंडल को भी तो हमारी तरह पता थोड़ी था उस टाइम कुछ भी, क्योंकि मेंडल तो एक मटर को देखकर उनके आपस में क्रॉस करवा रहा था। तो उसको लगा भाई मटर में तो बहुत सारे करैक्टर होते हैं, इतने करैक्टर को मैं आपस में अगर मतलब इनका जो डाटा बनाऊंगा तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो उसने पहले तो सिंगल ट्रेड्स को लिया, उसको हमने कहा मोनो हाइब्रिड। उसके बाद उसने दो ट्रेड्स को लिया, उसको हमने कहा डाई हाइब्रिड। ऐसे करवा के मेंडल ने काम किया। तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड जो है ये जनरेशन की वजह से होते हैं। जो F1 में आ जाए वो F1 जनरेशन, उसके बाद F2 जनरेशन। उसके बाद आता है बेटा हेरिडिटी। या पहले देख चुके हैं कि मैम दीज करेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम दी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज दी हेरिडिटी। या मैं यूं कहूं हमें अपने मदर फादर से जो भी करेक्टर मिले हैं दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेरिडिटी। ये किसकी वजह से आते हैं? ये हमने बात की मैम जीन्स की वजह से आते हैं, इसलिए जीन्स को ही हेरिडिटी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। उसके बाद आता बेटा वेरिएशन। अब हमने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों में अपनी मदर फादर के करेक्टर नहीं आते, कुछ न्यू करेक्टर आ जाते हैं, वेरिएशन। तो वो क्यों आते हैं? तो वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमारे जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है। अब आप कहेंगे मैम म्यूटेशन क्या होता है? तो बेटा म्यूटेशन के बहुत सारे फैक्टर हैं। कई बार किसी केमिकल्स की वजह से या फिर कई बार इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होने की वजह से, जैसे आप देखते हैं आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में बच्चे जो है डिसऑर्डर पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो जीन्स हैं उनके अंदर म्यूटेशन हो गया, और जीन के म्यूटेशन हो जाने की वजह से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे जो है 46 क्रोमोजोम है बेटा। ये 46 क्रोमोजोम में अगर एक ही क्रोमोजोम में गड़बड़ी हो जाए तो हमारे बॉडी के करैक्टर में चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर क्रोमोजोम जीन से मिलकर बना है और जीन ही प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। अब मान लो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के बॉडी के अंदर हाइट का जीन काम नहीं कर रहा,
तो उस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी। किसी बच्चे की बॉडी में स्किन का जीन काम नहीं करा तो उसकी स्किन के इश्यू हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे की बॉडी में आई जो है उसकी कलर का जीन्स काम नहीं कर रहा तो आई कलर में डिफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जीन्स का प्रॉपर फंक्शनिंग करना जरूरी है। अगर जीन आपस में प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं तो डिसऑर्डर बच्चे हो जाते हैं। तो डिसऑर्डर बच्चे कुछ नहीं कि क्योंकि उनको मदर और फादर से जो जीन मिले हैं वो जीन में डिफॉल्ट था, और जब डिफॉल्ट जीन आपस में मिलेंगे तो उनसे प्रोटीन का सीक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, इस वजह से उस बच्चे के अंदर डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो 46 क्रोमोजोम में से 44 क्रोमोजोम तो क्या करते हैं, आपकी बॉडी बनाते हैं, और 2 क्रोमोसोम ही डिसाइड करते हैं कि कोई मेल है या फीमेल है। अगर ये 44 क्रोमोजोम में कोई गड़बड़ हो जाए तो हमारी बॉडी में डिफेक्ट आ जाते हैं। हो सकता है आपका हाथ नहीं बने, आपका पैर नहीं बने, आपके बॉडी के कोई अदर पार्ट्स नहीं बने, और अगर इनके अंदर कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर किन्नर फॉर्मेशन या इस तरह के वो आ जाते हैं। तो जीन्स जो है उनका प्रॉपर वर्क करना जरूरी है न्यू जनरेशन में। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे जो ग्रैंड मदर फादर है वो शादियां करते हैं तो गोत्र मिलाते हैं। क्यों? अगर हम दूर दूर के रिलेशन में शादियां करते हैं तो न्यू जनरेशन अच्छी बनेगी। अगर एक ही जीन, आप सोचो अगर रेड फ्लावर को रेड से क्रॉस करवाया जाएगा तो रेड ही बनेगा, लेकिन रेड फ्लावर को अगर व्हाइट से क्रॉस करवाया जाएगा तो कुछ न्यू कैरेक्टर भी आएंगे। तो जनरेशन के अंदर डेवलपमेंट, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। तो ये बात मैं यूं कह सकती हूँ। तो इस तरह से कई बार जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है। तो देखिए बेटा, म्यूटेशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर म्यूटेशन की वजह से जीन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करे तो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर हो जाते हैं, और कई बार जीन्स जो है उनके अंदर इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग अच्छे चेंज भी हो जाते हैं। तो हम अलग अलग सिचुएशन में एडजस्ट करना सीख जाते हैं। तो जब जीन्स प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं तो इस तरह से आप कह सकते हैं वेरिएशन आ जाती है। कभी ये वेरिएशन अच्छी होती है, कभी ये वेरिएशन नेगेटिव भी हो सकती है। तो दोनों टाइप की वेरिएशन होती है, लेकिन वेरिएशन होती है जेनेटिक्स के अंदर, और वेरिएशन होने की वजह से न्यू स्पीसीज बनती है। आप सोचो अगर हमारे अंदर जीन्स 46, दुनिया के हर आदमी में 46 क्रोमोजोम, अगर एक क्रोमोजोम में गड़बड़ हो जाती तो हम किन्नर फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसे आप देखेंगे हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जीन्स, अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसा बनेगा। तो ये वेरिएशन जो है इसका ये रीजन हो सकता है, आप कह सकते हैं म्यूटेशन के कारण। तो वेरिएशन वर्ड जो है वो इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। वेरिएशन का मतलब है जीन्स के अंदर कुछ चेंज आ जाना या प्रॉपर प्रोटीन का वर्क ना करना। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आया बेटा जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो एक बार आप ध्यान रखेंगे। देखिए बेटा, जीनोटाइप का मतलब है आपके जेनेटिक मेकअप कैसा है। जैसे आपने देखा, हम अभी मेंडल के केस में देखेंगे कि जैसे मान लो एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो आप देखेंगे कि कैपिटल टी जो है 1 है और स्मॉल टी भी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीनोटाइप 1:1 है। ठीक है जी, या मैं यूं कहूं इजी वे में कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स के अरेंजमेंट को या जीन्स के फंक्शन को ही जीनोटाइप बोलते हैं। ये हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। एक होता है बेटा फिनोटाइप। देखो फिनो को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, फिनो मतलब फिजिकल अपीयरेंस। किसी को देखकर मैं ये बता दूं भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे क्लास का स्टूडेंट है जैसे गोलू, कि गोलू की हाइट इतनी है, गोलू की बॉडी का कलर ऐसा है, आईज का कलर ऐसा है, तो ये उसका क्या होगा, फिनोटाइप। या मैं यूं कह सकती हूँ किसी को भी आउटर लुक को देखकर या किसी के फिजिकल बॉडी को देखकर आप ये बता पाए कि ये इस तरह की बॉडी है, इतनी हाइट है, इतनी शेप है, ये कलर है, दिस इज द फिनोटाइप। उसे क्या बोलते हैं हम, फिनोटाइप। तो मैं यूं कह सकती हूँ फिजिकल अपीयरेंस को फिनोटाइप कहा जाता है और जेनेटिक मेकअप को जीनोटाइप कहा जाता है। ये वर्ड बार बार मेंडल के केस में हम पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछ लिया जाता है, आपसे कह दे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप बताइए, तो जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो उसको देखकर आप बहुत इजी से बता पाएंगे कि मैम मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसका फिनोटाइप 3:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्लांट तो बाहर से विजिबल हो रहे टोल और एक प्लांट बाहर से देखने पर विजिबल हो रहा है शॉर्ट।
तो इसलिए 3 तो टोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोर्ट या ड्राफिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो फिनोटाइप है वो होता है बेटा 3:1। इसी का मैं जीनोटाइप की बात करूं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप है वो होता है बेटा 1:2:1। इस चीज से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। जब आप मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो आप ये क्लियरिटी से समझ पाएंगे कि 1:1 कैसे आया और 3:1 कैसे आया। इसमें क्या हुआ बेटा, जब देखा उसके जीन्स का अरेंजमेंट देखा तो एक प्लांट की जीन्स तो इस तरह से विजिबल थे, दोनों कैपिटल टी। इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए इसकी जनरेशन टोल होगी। तो एक ऐसे हो गया। 2 प्लांट ऐसे थे, उसमें देखो एक तो कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी था। तो 2 जो है ऐसे दिखे थे, एक बिल्कुल स्मॉल दिखा था, ड्राफिज्म दिखा था। तो बाहर से दिखने हैं आपको तो कैसा दिख रहा है, एक तो प्योर टोल दिख रहा है, 2 जो है वो मिक्सअप हो सकते हैं, हो सकता है इस जनरेशन में टोल है तो अगली में शॉर्ट हो जाए। एक ऐसा था जो कुछ भी हो जाए जो स्मॉल को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए इसका जो जीनोटाइप वो क्या आया बेटा 1:2:1। तो इस तरह से करके हम किसी भी प्लांट का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और फिनोटाइप बता सकते हैं। तो ये वर्ड है जीनोटाइप और फिनोटाइप, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। उसके बाद आता है बेटा, अब बात हुई जब मेंडल पाइसम स्टाइवम को देख रहे थे, मटर को देख रहे थे, तो मेंडल ने सोचा भाई मटर के अंदर तो बहुत सारे करैक्टर हैं, इतने सारे करैक्टर हैं। जैसे मान लो आप बाहर निकले और आपने इन्वायरमेंट में देखा एयर भी है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक साथ बहुत सारे को स्टडी कर पाए। इसलिए मेंडल ने क्या किया, कुछ चीजों को फाइंड आउट किया। ये बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने कुछ चीजों को फाइंड आउट किया और उन्होंने कहा मुझे तो बस इस करैक्टर पर काम करना है। कि भाई मेंडल ने देखा कोई प्लांट बड़ा हो रहा है, कोई छोटा, किसी में व्हाइट फ्लावर निकल रहे हैं, किसी में पर्पल निकल रहे हैं, किसी की जो पोड का कलर है वो ग्रीन है और किसी की पोड जो है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट चिपकी हुई है, कोई सीड जो है मटर का वो येलो दिख रहा है, कोई ग्रीन दिख रहा है। तो मेंडल को लगा ये तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए उसने 7 ट्रेड्स को लिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने जो स्टडी किया वो कितने ट्रेड्स पर किया, तो आप कहेंगे 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स को मेंडल ने अपनी स्टडी में यूज किया। कितने पेयर, 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स। बेटा कभी कभी वो ऑप्शन में ऐसे नहीं देता, आपसे पूछे कि मेंडल ने कितने करैक्टर पर स्टडी किया तो आपका आंसर होगा मैम 14, क्योंकि पेयर की फॉर्म में तो 7 है लेकिन टोटल करैक्टर कितने 14 है। तो इस तरह से भी कई बार ये कॉमन सेंस को चेक करने के लिए ऐसा पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 7 पेयर और 7 पेयर ऑप्शन में नहीं है, तो आपको याद रखना है 14 करैक्टर। ये मेंडल ने यूज की। एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी पूछ लेता है कि कौन सा डोमिनेंट ट्रेड्स नहीं था और कौन सा रिसेसिव ट्रेड था। तो देखिए बेटा क्या किया मेंडल ने, सबसे पहले उन्होंने डोमिनेंट ट्रेड्स को लिया और एक तरफ उन्होंने किसको लिया, रिसेसिव को लिया। इस तरह से देखिए मेंडल ने देखा कि मटर के जो सीड हैं वो मोस्टली ग्रीन होते हैं और राउंड होते हैं। आपने देखा है, आप मटर को छीलते हैं, खाते हैं तो देखते होंगे। तो ग्रीन जो कलर था, जो राउंड शेप थी मटर की, वो तो डोमिनेंट थी। मतलब मेंडल ने 100 प्लांट्स को लिया, 100 प्लांट से उसने सीड को निकाला, तो बेटा 90% सीड राउंड सीड थे, ऐसे दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसके अंदर कुछ सीड ऐसे थे व्रिंकल, और आपको पता है जो चीज ज्यादा होती है वही डोमिनेंट होता है और जो चीज कम होती है या रिप्रेजेंट नहीं करती उसी को हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। तो इस तरह से डोमिनेंट पूछे, आपसे पूछे कि सीड की शेप जो है डोमिनेंट कौन सी होती है, ऑप्शन दे आपको कि राउंड या व्रिंकल या दोनों, तो इस केस में आपका आंसर होगा मैम राउंड तो डोमिनेंट है और जो व्रिंकल सीड होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। आप ये बात अच्छे समझ पाए हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, जब हमने इसकी टर्मिनोलॉजी देखी थी। उसके बाद क्या क्या मेंडल ने दूसरा ट्रेड्स लिया, दूसरा ट्रेड लिया, उसने देखा कि सीड जो है वो ज्यादातर येलो हो रहे हैं और कुछ सीड ग्रीन रह रहे हैं। आप देखेंगे जब मटर जो है बिल्कुल राइप हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो उसके ज्यादातर सीड जो है येलो दिखाई दिए उसको।
मतलब ऐसा नहीं, ग्रीन भी होते हैं, लेकिन उसने अपने केस में जो वो स्टडी कर रहे थे उस डाटा की बात कर रहे हैं मेंडल। हम ऐसा नहीं, आप कहेंगे रियल में तो मैम हमें ग्रीन ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि बेटा वो अपनी स्टडी की डाटा को आपसे शेयर कर रहे हैं ताकि आप समझ पाए किस तरह से ग्रीन सीड येलो में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैसे येलो जो है व्रिंकल बना रहे हैं, बहुत सारे आपस में कैसे जीन्स चेंज हो रहे हैं। तो इसने जो डोमिनेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि डोमिनेंट क्या था बेटा, येलो कलर था। धोखा हो गया मेंडल के साथ, सारे हरे हरे सीडों को क्रॉस करवाया तो येलो बन गए। अब मेंडल ने सोचा ये क्या सरप्राइज है ना। तो इस तरह से बस आपको ध्यान रखना है कि सीड का कलर जो डोमिनेंट है वो क्या है बेटा, येलो है, और रिसेसिव क्या है, वो है ग्रीन है। ठीक है, तो सीड का कलर की बात करें तो ग्रीन तो रिसेसिव है और डोमिनेंट क्या है, येलो है। उसके बाद आता है पोड की शेप। पोड क्या होता है, जिसको आप फली बोलते हैं। पोड की शेप जो है वो मोस्टली कैसी थी, इनफ्लेटेड, ऐसी फूली हुई थी मटर, है ना। और कुछ जो फलियां होती हैं वो कैसी थी, कॉन्ट्रास्ट थी, ऐसे चिपकी हुई थी। तो ज्यादातर आप मटर खरीदते हैं तो आप देखते होंगे मटर कैसा होता है, फूला हुआ होता है। तो 90% ऐसा था, जो करेक्टर ज्यादा वही डोमिनेंट। तो आप कहेंगे पोड की जो शेप थी वो इनफ्लेटेड, ये वाली जो शेप है वो तो डोमिनेंट है, और ये वाली शेप कैसी है, रिसेसिव है। उसके बाद उसने लिया पोड का कलर। तो आप देखेंगे जब आप मटर खरीदते हैं तो 99% आपको जो फली है वो कैसे दिखाई देती, ग्रीन कलर की दिखाई देती पोड, और उसके बाद एक दो उसमें हो सकता है येलो भी हो सकती है। तो जो ज्यादा होती है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करती है, डोमिनेंट को, और जो कम होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रिसेसिव को। ज्यादा कम इसके लिए सही वर्ड नहीं है, जो आपने आपको रिप्रेजेंट कर दिया जो कलर वो तो डोमिनेंट, और जो कलर रिप्रेजेंट नहीं हो पाया वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो इस तरह से जो कलर है ग्रीन तो क्या हो जाएगा बेटा, डोमिनेंट, और येलो कलर क्या हो गया, रिसेसिव। तो इस तरह से येलो कलर तो रिसेसिव है और बाकी जो ग्रीन जो कलर है वो पोड का वो डोमिनेंट है। उसके बाद देखा कि फ्लावर का कलर, भाई ये तो सब बाहर से विजिबल थे तो आराम से मेंडल स्टडी कर सकते थे इनके ऊपर, क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, नहीं तो मेंडल अंदर के जीन्स को भी स्टडी कर सकते थे। तो बाहर से जो करैक्टर विजिबल हो रहे थे उसी करैक्टर को मेंडल ने लिया, 7 पेयर को अपनी स्टडी के अंदर शामिल किया और उसके डाटा को एनालिसिस करके हमें जेनेटिक्स के इतने सारे रूल्स दिए, मोस्टली 3 लॉ जो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो देखिए उसके बाद उन्होंने क्या देखा, फ्लोर का कलर। तो बेटा उसने देखा कि ज्यादातर मटर के जो फ्लोर है वो पर्पल कलर के आते हैं। तो पर्पल कलर तो कौन सा कलर होगा, डोमिनेंट, लेकिन कुछ फ्लोर व्हाइट भी आते हैं। तो व्हाइट कलर उसका जो क्या था, रिसेसिव था। उसके बाद उसने देखा कि फ्लोर की लोकेशन, कि फ्लोर लगते कहां पर है। तो आप देखेंगे कि मटर के फ्लोर या तो टर्मिनल पर लगते हैं, जैसे मान लो मटर का प्लांट है तो कुछ फ्लोर तो यहाँ टर्मिनल पर लगते हैं और कुछ फ्लोर आप कह सकते हैं साइड में लगते हैं, जिसको आप एक्सिल बोलते हैं। तो उसने देखा कि ज्यादातर ब्रांच स्ट्रक्चर होती है मटर की, तो उसमें ज्यादातर जो फ्लोर हैं वो कहां पर लगे थे, एक्सिल पर लगे थे, मतलब साइड में लगे थे, ऐसे ब्रांच में लगे थे। तो एक्सिल करैक्टर को तो क्या कह दिया, डोमिनेंट, लेकिन कुछ फ्लोर टॉप पे भी लगे हुए थे, उससे क्या कहा, रिसेसिव। तो आप कह सकते हैं फ्लोर की जो लोकेशन है वो टर्मिनल पर है, वो तो कैसी बेटा, रिसेसिव है, और जो एक्सिल पर है वो क्या है, डोमिनेंट है। उसके बाद देखा उसने प्लांट का साइज, और प्लांट का साइज ज्यादातर प्लांट उसने देखे, भाई एक तरफ तो मान लो ये लॉन्ग प्लांट ले लिया और दूसरी तरफ ये छोटा प्लांट ले लिया, इन दोनों को जब क्रॉस करवाया तो उसको ज्यादातर प्लांट लंबे मिले, टोल मिले। तो उसने कहा कि टोल करैक्टर तो डोमिनेंट है और जो ड्राफिज्म है या शॉर्ट जो है वो कैसा है बेटा, रिसेसिव है। इन 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स को लेकर मेंडल ने अपने स्टडी को स्टार्ट किया और इसी के बिहाफ पर उन्होंने बहुत सारे डाटा को लिया। तो ये 7 पेयर ऑफ ट्रेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कौन सा ट्रेड डोमिनेंट है और कौन सा ट्रेड रिसेसिव है। जैसे कैसे पूछ सकता है आपसे कहे कि पोड का शेप जो है मेंडल के केस में डोमिनेंट क्या था और रिसेसिव क्या था। तो रिसेसिव का क्या था, कॉन्ट्रास्टिक फलियां जो है मोस्टली कैसी होती हैं,
फुली हुई होती हैं तो वो तो डोमिनेंट हो गया, कम क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट पिच की हुई होती है तो वो रिसेसिव हो गया। दूसरा आपसे पूछ ले कि बताओ मेंडल ने जो पीसियम स्टाइवम या मटर में जो देखा वो फ्लोर का कलर कैसा डोमिनेंट था, तो ज्यादा कलर कैसे मिले बेटा, पर्पल। तो आप कहेंगे पर्पल करेक्टर तो डोमिनेंट था और व्हाइट करेक्टर क्या था, रिसेसिव था। तो इस तरह से एग्जाम्पल जो है आपसे पूछ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी क्या करता है बेटा, अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो तो वो एक तरफ तो क्या कर देता है, करेक्टर दे देता है और एक तरफ जो है ट्रेड्स दे देता है और आपसे कह देता है इनको मैच कीजिए कॉलम ए से कॉलम बी को। तो आपको ध्यान रखना है कि कितने पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं, 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं, क्या क्या मेंडल ने लिया है, तो आपको 7 के 7 याद होने चाहिए। कभी कभी पूछ ले कौन सा मेंडल के 7 पेयर ऑफ ट्रेड में शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो ये 7 तो होंगे, इसके अलावा कोई भी आ जाए तो इंक्लूड नहीं है। जैसे कि सीड की शेप भी इंक्लूड है, सीड का कलर भी इंक्लूड है, पोड का जो है साइज भी इंक्लूड है, फ्लोर की पोजीशन भी इंक्लूड है, फ्लोर का कलर भी इंक्लूड है और प्लांट की हाइट भी इंक्लूड है। इसके अलावा कोई भी आ जाए वो मेंडल के 7 पेयर ऑफ ट्रेड में इंक्लूड नहीं है। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है और मुझे लगता है इस डायग्राम को देखने के बाद आपको क्लियरिटी आई होगी कि किस तरह से 7 पेयर जो है वो ट्रेड पेयर में होते हैं। पेयर में क्यों होते हैं, क्योंकि डोमिनेंट भी होते हैं और रिसेसिव भी होते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए बेटा, अब मैंने कहा कि मेंडल ने जो भी जेनेटिक्स के लॉ दिए हैं बेटा वो सारे या तो मोनो हाइब्रिड पे बेस्ड है या डाई हाइब्रिड पे। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल करवाता ही नहीं, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल करवाते ही नहीं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि किस तरह से जीन्स अगली जनरेशन में जाते हैं, कब डोमिनेंट होते हैं, कब रिसेसिव होते हैं और कब वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करते हैं। तो ये सारी बात जो है मेंडल इसलिए बता पाए क्योंकि मेंडल बार बार मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस पर क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनके डाटा को एनालिसिस कर रहे थे और वो अपने डाटा को चेकर बोर्ड में रखते थे। चेकर बोर्ड क्या है, आप कह सकते जेनेटिक्स को जिस बॉक्स में लिखकर सोल्व किया जाता है या क्रॉस करवाते टाइम जिस चेकर बोर्ड का यूज किया जाता है या जिस आप कह सकते हैं फ्लो जो है फॉर्मेट को फॉलो करते हैं उसे हम चेकर बोर्ड बोलते हैं। वैसे तो ये मेंडल ने नहीं दिया था, कभी कभी पूछ ले, एक साइंटिस्ट थे पुनेट, उन्होंने चेकर बोर्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। तो चेकर बोर्ड कुछ भी नहीं है, जो इस तरह से हम बनाएंगे उसी को मैं चेकर बोर्ड बोल रही हूँ। ये जो है एक तरह ये था कि डाटा जो एनालिसिस करते समय कोई एरर ना आ जाए, इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, तो देखिए क्या किया बेटा मेंडल ने, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे स्टडी किया सबसे पहले मेंडल ने। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको पहले ही बता चुकी हूं, जब किसी सिंगल ट्रेड्स को लेकर F1 जनरेशन में क्रॉस पोलिनेशन करते हैं और फिर F1 जनरेशन का सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, तो जो भी ट्रेड्स आते हैं, जो भी जीनोटाइप आता है, जो भी फिनोटाइप आता है, उसके बिहाफ पे कुछ कंक्लूजन दिए गए, कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए, उन्हीं को हम लॉ ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। तो देखिए मेंडल ने क्या किया बेटा, एक टोल प्लांट लिया और एक ड्राफिज्म प्लांट लिया। आपको पता है कि मैम अगर टोल प्लांट है तो उसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं। तो देखिए बेटा कैपिटल टी से लिख दिया प्लांट को। बाहर से कोई दिख रहा था उसको क्या कहा था मैंने, फिनोटाइप। तो ये प्लांट बाहर से टोल दिख रहा था, तो टोल जो विजिबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिनोटाइप को। जैसे मैं तुम्हें देख के कह दूं कि बेटा आपकी इतनी हाइट है, ये बॉडी कलर है, ये शेप है, ये आपका फिनोटाइप है। फिर मैं आपके जीन्स को देखकर बताऊं कि मदर का जीन डोमिनेंट है या फादर का, ये आपका क्या हुआ, जीनोटाइप हुआ। तो सेम ऐसे ही मेंडल ने क्या किया कि बाहर से देखा तो लंबा दिख रहा था भाई, टोल दिख रहा था, तो उसने कह दिया कि टोल जो है वो फिनोटाइप इस प्लांट का। उसके बाद मेंडल ने क्या किया, जीन्स को देखा तो देखो जो टोल था ना बेटा उसमें दोनों अलील ऐसे थे, दोनों अलील कैपिटल टी थे। दूसरा उसने जब ड्राफिज्म को देखा तो उसको देखा कि दोनों टी स्मॉल है या दोनों अलील स्मॉल है। तो अलील तो दो है या मैं कहूं जीन्स पेयर के रूप में है, लेकिन करैक्टर एक बना रहे हैं। करैक्टर क्या बना रहे हैं, प्लांट की हाइट। अगर स्मॉल टी है तो वो प्लांट ड्राफिज्म है, छोटा है, और अगर कैपिटल टी है तो वो प्लांट टोल है। ये दोनों बातें जो है वो फिनोटाइप और जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये तो जीनोटाइप को बता रहा है और जो हमने वर्ड्स में लिखा है टोल या शॉर्ट या ड्राफिज्म वो किसको बता रहा है, फिनोटाइप को बता रहा है। उसके बाद क्या किया मेंडल ने, गैमेट्स बना लिए।
अब आप कहेंगे मैम गैमेट्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, गैमेट्स हमेशा हेट्रोजाइगस सिचुएशन होती है, और गैमेट्स जो होते हैं वो मियोसिस के समय बनते हैं, जब रिप्रोडक्शन होता है गैमेट्स के अंदर। तो गैमेट्स रिप्रोडक्टिव स्टेज में या प्यूबरिटी के समय मेल या फीमेल में या किसी भी प्लांट्स में गैमेट्स बनते हैं। जब गैमेट्स बनते हैं तो आपको पता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो देखिए, अगर मैं गैमेट्स इसके बनाती हूं तो इसके गैमेट्स क्या क्या बनेंगे? तो आप कहेंगे मैम इसके गैमेट्स तो दोनों ही कैपिटल टी हैं, तो भाई एक गैमेट्स तो ये बन गया बेटा, और एक गैमेट्स ये बन गया। इसमें क्या हुआ? इसमें भी ऐसे दो गैमेट्स बने, एक स्मॉल टी, दूसरा भी स्मॉल टी। अब बेटा होमोजाइगस स्टेज में हम एक को लिया जाता है, क्योंकि गैमेट्स को निकालने के लिए, नंबर ऑफ गैमेट्स को फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ गैमेट्स भी सही वर्ड नहीं है, अगर हम जेनेटिक्स के हिसाब से देखें तो आप टाइप ऑफ गैमेट्स कहें तो ज्यादा ठीक है। तो टाइप, कितने टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं ये हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अब दोनों सेम है, अब दोनों सेम है तो भाई एक ही बात है, मैं इस कैपिटल टी को यूज करूं या इसको यूज करूं, मैं इस स्मॉल टी को यूज करूं या इसको यूज करूं, बात तो एक ही है। जैसे यूं मानो आप, भाई झगड़ा कब होता है? मान लो आपके घर में मम्मी ने एक को तो बनाना दे दिया और एक को एप्पल दे दिया, तो हो सकता है आप में झगड़ा हो जाए, लेकिन दोनों को एप्पल दिया तो झगड़े की कोई बात ही नहीं। सेम ऐसे सिचुएशन हुई, तो यहां पर भी दोनों कैपिटल टी गैमेट्स हैं या स्मॉल टी है। तो क्या किया मेंडल ने, इस एक गैमेट्स को यहां से लिया और एक गैमेट्स को यहां से लिया, इन दोनों को आपस में फ्यूज्ड करवा दिया, या मैं कहूं कि दोनों का आपस में क्रॉसिंग करवा दी। जब ऐसा करवाया तो मेंडल के पास जो बनकर आए F1 जनरेशन बेटा वो ऐसी थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब बाहर से दिखने पर तो कैसा दिख रहा था? टोल, और उसके साथ एक जीन और भी लगा था, तो उसका फिनोटाइप तो क्या होगा? टोल, लेकिन जीनोटाइप क्या होगा? 1:1। अब मेंडल तो आश्चर्यचकित हो गए भाई। देखो मेंडल ने क्या किया, एक प्योर टोल लिया था, एक प्योर शॉर्ट ले लिया। भाई ऐसे करा मेंडल ने बेटा, इसको ही बोलते हैं बेटा चेकर बोर्ड, जो मैं अभी बना रही हूं आपके सामने, दिस इज द चेकर बोर्ड। मेंडल ने क्या करा, एक कैपिटल टी लिया, एक स्मॉल टी लिया। मान लो भाई ये मेल है और इस तरह से मैंने लिखा ये फीमेल है, इधर भी कैपिटल टी ले लिया मेंडल ने, स्मॉल टी ले लिया। अब मेंडल ने सोचा भाई कैपिटल टी और स्मॉल टी को जब उसने क्रॉस करवाया तो देखो सब पौधे कैसे दिखाई दिए उसको, कैपिटल टी। अब मेंडल ने सोचा भाई मैंने तो छोटा भी तो लिया था, ड्राफिज्म भी तो लिया था, लेकिन सारे पौधे लंबे हो गए। तो मेंडल ने सोचा भाई फिर छोटे जो दूसरा करैक्टर था वो कहाँ चला गया? वो करैक्टर था तो उसी में, लेकिन वो रिसेसिव स्टेज में चला गया। तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट जो है कैसे हुए? टोल हुए। तो टोल जो है वो करैक्टर क्या है? डोमिनेंट करैक्टर है, जबकि जो ड्राफिज्म का करैक्टर था वो क्या था बेटा? रिसेसिव करैक्टर था। तो F1 जनरेशन में सारे लंबे हुए। फिर मेंडल को लगा भाई F1 जनरेशन में सारे लंबे हो गए तो मैं क्या करवा देता हूँ, इसका सेल्फ पोलिनेशन करवा देता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था, जब मेंडल ने ये सारा करवा दिया था, F1 में सारे प्लांट उसको लंबे मिल रहे थे, तो बेटा उस टाइम उसके एक दोस्त हुआ करते थे जो इंडियन जो है रिसर्च लैब में काम करते थे। तो उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया भाई कि मैंने तो लॉन्ग प्लांट भी लिया था, टोल भी लिया था और ड्राफिज्म भी लिया था, लेकिन जब मैंने इन दोनों प्लांट्स को फ्यूज करा तो जो खेत में मैंने कल्टीवेट किया उसमें तो सारे लंबे प्लांट थे, ये कैसे हुआ? तो उनके दोस्त ने कहा कि आप एक बार सेल्फ पोलिनेशन करवा के देखो, और फोन डिस्कनेक्ट हो गए। अब उस टाइम ऐसे थोड़ी था कि चलो भाई हमारी तरह वीडियो कॉल कर लो, उस टाइम तो कभी किसी से बात कर ली, 1-2 महीने बाद कोई फोन आता था अपने आप ही। तो उस टाइम जो है उनके दोस्त ने कहा सेल्फ पोलिनेशन करवा दो आप। तो मेंडल ने क्या किया बेटा, इस कैपिटल टी और स्मॉल टी को इस तरह से क्रॉस करवा दिया आपस में। जब इन दोनों को क्रॉस करवाया उसने तो इसके पास जो गैमेट्स बने तो वो ये बने, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। उन्हीं को जो आप कह सकते, तो हमने जो है F2 जो जनरेशन है, ये तो हो गई कौन सी जनरेशन बेटा? F1 जनरेशन। फिर जब मेंडल ने F1 जनरेशन का सेल्फ पोलिनेशन करवाया, और सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन आप पढ़ चुके हैं कि जब एक ही आप कह सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन का मतलब सेम प्लांट के उसी फ्लोर का मेल गैमेट्स का फीमेल के पास पहुंच जाना सेल्फ पोलिनेशन, और किसी मेल गैमेट्स का दूसरे
फीमेल पार्ट के पास ले जाके हम ट्रांसफर कर दें, उसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ये बात हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पोलिनेशन के अंदर पढ़ चुके हैं, आप कह सकते हैं बिफोर द फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। तो अब क्या हुआ बेटा, इस तरह से हुआ। तो मेंडल ने क्या किया भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी को करवाया, तो F2 जनरेशन में 2 गैमेट्स बन गए। दिस इज द F2 जनरेशन। F1 में तो क्या था, सारे टोल विजिबल थे। उसके बाद क्या हुआ बेटा, देखो इस कैपिटल टी को इससे क्रॉस करवाया तो दोनों क्या आए, कैपिटल टी। उसके बाद क्या किया, इस कैपिटल टी को इससे क्रॉस करवाया तो हमारे पास आया कैपिटल टी स्मॉल टी। भाई अब तक तो मेंडल देख रहे थे सारे लंबे हो गए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन अब कभी तो कोई लंबा आ रहा है, कभी कोई ड्राफिज्म आ रहा है। उसके बाद इससे करवाया तो ये आया बेटा। उसके बाद इसको इससे क्रॉस करवाया तो ये आया कैप स्मॉल टी स्मॉल टी। अब मेंडल ने सोचा भाई ये क्या हो गया, F1 में तो सारे कैसे थे, फिनोटाइप टोन, और इसमें क्या आया बेटा, फिनोटाइप की बात करें तो देखो कैपिटल टी है, कैपिटल टी है और कैपिटल टी है। इसके अकॉर्डिंग 3 जो है वो बाहर से कैसे विजिबल है, टोन, और 1 कैसा विजिबल है, स्मॉल। तो F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप है, क्या है बेटा, F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप है वो क्या आया हमारे पास, आप कहेंगे मैम वो तो 3:1 आया। क्यों आया भाई, क्योंकि 3 प्लांट तो आपको टोल विजिबल है, दिस इज द टोल, दिस इज द टोल, दिस इज द टोल, क्योंकि कैपिटल टी है। और ये कैसा था, ड्राफिज्म। तो एक तो छोटा है, 3 लंबे हैं और बाहर से ऐसा ही विजिबल है। और मैंने आपको बताया था फिजिकल अपीयरेंस या आउटर अपीयरेंस को ही फिनोटाइप बोलते हैं। किसी को देखकर हम बता पाए आपकी हाइट, आपका कलर, आपकी बॉडी, दिस इज द फिनोटाइप। उसके बाद इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या होगा, तो देखो क्या होगा जीनोटाइप, आप आराम से बता सकते हैं। देखिए बेटा जीनोटाइप कैसे निकालते हैं, हम उसका जीन्स का अरेंजमेंट देखते हैं। तो देखिए ये तो कैसा है, प्योर टोल है, प्योर टोल है, चाहे कुछ भी हो जाए, भी दोनों ही कैपिटल टी हैं। अगर दोनों में झगड़ा हो गया तो कुछ भी हो जाए कैपिटल टी आगे आएगा। भाई ये कहता है मैं भी अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा, ये कहता है मैं भी रिप्रेजेंट करूंगा, कोई नहीं करो भाई। आपने बच्चे को दोनों का एप्पल दिया है तो दोनों को सेम ही एप्पल है, तो झगड़ा होने की कोई बात है नहीं। किसी को भी दिखा लो वो तो कहेगा भाई इसके पास भी एप्पल है, इसके पास भी एप्पल है। लड़ाई कब होती है, आपने एक को बनाना दे दिया, एक को एप्पल दे दिया, ऐसा ही प्लांट के केस में है। तो इसमें क्या हुआ, तो ये प्योर टोल है। इसमें क्या है बेटा, हो सकता है इस जनरेशन में तो ये लंबा है और F3 जनरेशन में मान लो इन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, तो ये कहता भाई मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये कहता मैं रिप्रेजेंट करूंगा। अगर स्मॉल टी अपने अंदर से अच्छी प्रोटीन निकालेगा तो ये चेंज हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, चेंज हो जाएगा ये। तो इसका मतलब अगली जनरेशन में F3 में हो सकता है ये कैसा बन जाए, ड्राफिज्म बन जाए या स्मॉल बन जाए। सेम ऐसा इसके साथ है, इसमें भी जब आपस में होगा ये कहेगा भी हो सकता है ये रिप्रेजेंट कर दे, हो सकता है टोली रिप्रेजेंट कर दे। तो इनमें तो 50-50% चांस है कि F3 जनरेशन में टोल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। तो आप कह सकते हैं 2 में तो क्या है बेटा 50-50 का रेशियो है। तो एक तो प्योर है, 2 कैसे हैं, अभी तो टोल है, हो सकता है F3 F4 जनरेशन में शॉर्ट भी हो सकते हैं। और एक कैसा है, दोनों टी है, स्मॉल टी है, और स्मॉल टी में भाई कितना भी झगड़ा होगा, इसमें स्मॉल टी है उसमें भी स्मॉल टी है, इसमें भी सेम प्रोटीन बन रहा है उसमें भी सेम प्रोटीन बन रहा है। तो इस वजह से हाइट कैसी होगी, ड्राफिज्म या मैं कहूँ स्मॉल। तो एक प्लांट कैसा हो सकता है, छोटा। तो आपको पता है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जीनोटाइप्स। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप्स। तो आपसे कोई पूछे तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस था जो मेंडल ने करवाया। एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं, देखो क्या क्या बताया मेंडल ने। उसने एक टोल प्लांट को लिया और एक ड्राफिज्म प्लांट को लिया। दोनों का जो जीनोटाइप था वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते, दिस इज द जीनोटाइप। उसके बाद गैमेट्स बनाए और गैमेट्स बनाने के बाद जब F1 जनरेशन में देखा तो हमने देखा, मेंडल ने देखा कि भाई स्मॉल प्लांट तो हुए नहीं,
सारे प्लांट कैसे विजिबल थे? टोल। तो मेंडल ने सोचा भाई प्योरिटी को चेक करते हैं कि फिर हमेशा ही टोल होंगे या कभी स्मॉल भी हो सकते हैं। तो मेंडल ने प्योरिटी को चेक करने का सबसे एक अच्छा फॉर्मूला होता है कि आप उस F1 जनरेशन का सेल्फ पोलिनेशन करवा दो। तो मेंडल ने क्या किया, इसी के साथ इसी का सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। जब इन दोनों को क्रॉस करवाया तो बेटा हमारे ये दो गैमेट्स बने, कैपिटल T स्मॉल t, दिस इज द मेल गैमेट्स, दिस इज द फीमेल गैमेट्स। और इस तरह से उसमें बॉक्स में रखा, इस बॉक्स को चेकर बोर्ड बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है पुनेट ने दिया था, क्योंकि अगर आप सोचो वैसे लिखते तो कंफ्यूजन हो जाता। तो मेंडल ने क्या किया, इसको ऐसे सीधा सा लिख दिया, मतलब ताकि गलती ना हो, और इस तरह से लिख दिया मेंडल ने। तो इस तरह से टोटल प्रोजेनी पूछे तो कितनी बनती है, 3 और 1 4। तो टोटल प्रोजेनी किस में बनी, मोनो हाइब्रिड में 4 बनती है। और आपसे पूछे फिनोटाइप क्या है, तो बाहर से दिखने पर तो देखो 3 तो कैपिटल है, 1 2 एंड 3, तो 3:1। और जीनोटाइप की बात करें तो 1 2 और 1। इस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने करवाई। जब ये करवा चुके थे मेंडल, तो मेंडल के दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड की क्रॉस के बिहाफ पर एक लॉ दिया बेटा, जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंसी। मेंडल ने कहा कि जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर देता है वो तो डोमिनेंट है, और जो नहीं कर पाता वो रिसेसिव है। इसीलिए इस लॉ का ओरिजिन हुआ। अगर मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं करवाते तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ओरिजिन ही नहीं होता। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ये कॉन्सेप्ट मिला मेंडल को, और जेनेटिक्स के लॉ की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। तो ये था हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद देखो यही वो बात है कि लॉ ऑफ जेनेटिक्स। देखिए बेटा जेनेटिक्स में हम 3 लॉ पढ़ते हैं। एक लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंसी, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ओरिजिन तो कहां से हुआ है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ओरिजिन कहां से हुआ है, डाई हाइब्रिड क्रॉस से, क्योंकि मेंडल ने एक क्रॉस और भी तो करवाया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंसी, अभी अभी मैंने आपको बताया, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या होता है, when the parents with pure contrasting traits are crossed together only one form of trait appear in the next generation। वही बात है कि आपकी हाइट आपकी मदर को चली गई, तो F1 जनरेशन में आपके मदर के करेक्टर क्या हो गए, आप में रिप्रेजेंट हो गए, और उसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी। अब क्या आप कहेंगे मैम ऐसा क्या सब में होता है, देखो बेटा मोस्टली तो सभी में होता है, लेकिन इस लॉ के कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे मेंडल एक और प्लांट लिया था, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस केस के अंदर मेंडल एक प्लांट लिया, इस तरह से एक फ्लावर लिया, एक रेड लिया और एक व्हाइट लिया। आप देख पा रहे हैं, आपको विजिबल है, एक रेड और एक व्हाइट। अब लॉ ऑफ डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए बेटा, या तो ये रेड होना चाहिए या व्हाइट होना चाहिए। लेकिन मेंडल तो देखकर आश्चर्य हो गए, वो ना तो रेड हुआ ना व्हाइट हो, या पिंक बन गया। तो इसका मतलब है ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी को फॉलो नहीं करता। तो इस केस में जो डोमिनेंसी हुई है उस डोमिनेंसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, और यही इनकम्प्लीट डोमिनेंसी जो है बेटा वो लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन है। तो लॉ ऑफ जो डोमिनेंसी है इसका एक्सेप्शन है, आप कह सकते हैं 4 o'clock प्लांट। इस प्लांट का नाम 4 o'clock है, ये मिरिबलिस है। इस प्लांट में ऐसा देखा गया, मोस्टली बाकी सभी प्लांट्स में वो लॉ ऑफ डोमिनेंसी के जेनेटिक्स रूल को फॉलो करते हैं। कुछ एक दो एक्सेप्शन है जो लॉ ऑफ जेनेटिक्स को फॉलो नहीं करते। तो मेंडल तो यही कह रहे थे भाई या तो रेड होना चाहिए व्हाइट होना चाहिए, क्योंकि एक तो डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है। तो आप कह सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी के बेटा कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी 4 o'clock प्लांट में, और दूसरा आप कह सकते हैं कोडोमिनेंसी जो हम हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर देखते हैं। तो ये आप कह सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन भी है। उसके बाद इसी से दूसरा लॉ पता चला जिसको हमने कहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो बेटा ये क्या कहता है,
आप याद करें मेंडल जब कैपिटल टी और स्मॉल टी को ले रहे थे तो गैमेट्स फॉर्मेशन के समय दोनों अलग हो गए थे। ये कहना चाह रहा है भाई अगर आपको नई जनरेशन बतानी है ना तो अपने पार्टनर से अलग होना पड़ेगा। इस बात को आप ऐसे कनेक्ट करो। तो अगर गैमेट्स आपको बनाने हैं तो अपने पार्टनर से सेपरेट होना पड़ेगा, उसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल तो आप कह सकते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ईच जीन सेपरेट फ्रॉम द ईच अदर सो दैट ईच गैमेट्स कैरी वन अलील फॉर द जीन्स। मैंने क्या कहा कि बेटा हमारी हर जीन्स जो है उसके अंदर दो अलील होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये आपकी मदर के बालों का कलर है ब्लैक, उसके अंदर ये दो जीन है, ये दो अलील है, सॉरी जीन तो हम एक कहेंगे, तो ये एक है। और फादर के आपके बालों का जो कलर है वो मान लो ब्राउन है, तो उसके लिए हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है। अब कह रहा है कि बेटा जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी ना तो ये H अलग होगा और ये H अलग होगा, ये अलग सेपरेट होगा, ये अलग सेपरेट होगा। उसके बाद इन दोनों में से जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो या तो आप कह सकते हैं कि बॉडी के हेयर जो मदर के हेयर हैं, या तो आप कह सकते न्यू जनरेशन में कैसे हो जाएंगे ब्लैक, या फिर कैसे हो जाएंगे ब्राउन। तो एक ही करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस लॉ के कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए इसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल भी बोला जाता है, क्योंकि इसके कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। तो देखो जैसे ये क्रोमोजोम है, जब गैमेट्स बनेंगे तो आप देखो ये गैमेट्स, ये क्रोमोजोम अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इधर से मान लो ये फादर के आए, दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसके फादर के क्रोमोजोम ये पर आ गए। तो इस तरह से कहने का मतलब है अगर आपको गैमेट्स बनाने हैं तो सेपरेशन करना पड़ेगा गैमेट्स में, या एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? एक तरह से सेपरेट हो जाना। जैसे घरों में बहुत सारी चीजों में हम सेग्रीगेशन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा दाल साफ करते हैं तो उसमें से डस्ट पार्टिकल को अलग से निकालते हैं, तो वो भी सेग्रीगेशन, अलग करना, एक तरह से सेपरेट करना, पृथक करना, सब सेग्रीगेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको एक एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप दो बहन भाई हैं और दोनों ट्विंस हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों बिल्कुल इक्वल एजुकेशन है, दोनों की एक ही स्कूल में जाते हैं कि मेमोरी लेवल है एक ही, जितना 2 घंटे वो पढ़ता है तो आप भी 2 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन मान लो दोनों ने नीट का एग्जाम दिया या मान लो आईएएस का एग्जाम दिया, तो एक तो आईएएस बन जाता है, दूसरा नहीं बन पाता। इसका मतलब दोनों ने क्या कर लिया, अपने आप को सेपरेट, जिसको मौका मिलता है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर ले। तो वो ऐसे थोड़ी कहेगा भाई चलो मेरे दूसरा भाई आईएएस नहीं बना तो मैं ज्वाइन ही नहीं करता हूं, ऐसा तो नहीं होता। तो सेम ऐसा ही बेटा जीन्स के साथ है, जब गैमेट्स फॉर्मेशन होती है तो दोनों जीन्स के जो अलील है उनको सेपरेट होना पड़ता है, उसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। जेनेटिक्स के अब तक के जो एक्सपेरिमेंट है उन सभी के अंदर ये लॉ जो है वो अप्लाई होता है, इसलिए इस लॉ को लॉ ऑफ यूनिवर्सल या जेनेटिक्स, आपसे पूछे जेनेटिक्स का कौन सा रूल है जिसके कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जिसे जेनेटिक्स यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है, तो आपका आंसर होगा मैम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये हमने देखा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे काम करता है। तो ये दोनों बातें जो किससे आती हैं, आप कह सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आती है। एक बार जो हमने पढ़ा है उसको रिकैप करते हैं। देखिए बेटा मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताई, अगर आप इन टर्मिनोलॉजी को देखेंगे तो आप अच्छे से जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हमने देखा होमोजाइगस क्या होता है, एक जैसे अलील के पेयर को होमोजाइगस बोलते हैं, अलग अलग अलील के पेयर को हेट्रोजाइगस बोलते हैं। फिर हमने देखा जो F1 में रिप्रेजेंट हो जाए वो तो डोमिनेंट, मान लो आपके अंदर आपके मदर फादर के जो भी करेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे वो डोमिनेंट है, जो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हो सकता आप में नहीं है और आपका बच्चा अपने ग्रांट मदर को या आप नाना नानी को चला जाए, तो ये कौन सा है, रिसेसिव है, लेकिन उस केस में डोमिनेंट है। तो जो रिप्रेजेंट कर दे वो डोमिनेंट, जो नहीं कर पाई वो रिसेसिव। फिर हमने बात की फिनोटाइप क्या होता है, किसी को देखकर मैं उसके बारे में बता पाऊं कि हाइट ये है, कलर ये है, दिस इज द फिनोटाइप।
और जीनोटाइप, जीन्स के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा F1 जनरेशन, और मेंडल ने 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स को स्टडी करा, और मेंडल ने जो क्रॉस करवाई है, जो जेनेटिक्स के रूल्स दिए, वो सारे रूल बेस हैं मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड पे। क्योंकि मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया, तभी तो मेंडल को पता चला कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी भी होता है। कुछ एक्सेप्शन है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप आपसे पूछे तो आप कहेंगे मैम मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप है वो तो आप कहेंगे 1:2:1 है, यही होता है अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप। दिस इज द जीनोटाइप। और उसके बाद जब बाहर से देख रहे थे आप तो उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप्स। और फिनोटाइप कितना था, 3 प्लांट तो आपको टोल विजिबल थे और 1 प्लांट आपको ड्राफिज्म विजिबल था। तो ये तो क्या हो गया बेटा फिनोटाइप, और ये क्या हो गया जीनोटाइप मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। इसी बात को देखकर मेंडल ने कहा कि जो F1 में रिप्रेजेंट कर दे वो तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी को फॉलो करते हैं, कुछ एक्सेप्शन है उसके, जैसे कि आप कह सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी 4 o'clock प्लांट में देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरा एक्सेप्शन है कोडोमिनेंसी। क्यों, क्योंकि मेंडल तो ये कह रहे थे बेटा कि दोनों में से एक तो डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, तीसरे की तो बात ही नहीं करी। लेकिन हमारे ब्लड ग्रुप में आपको याद हो, मैंने आपको एक बार पढ़ाया था ब्लड ग्रुप के टाइप्स में, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बेटा उसमें जीन ए बी है, जीन बी भी है और जीन आई ओ भी है, लेकिन ब्लड ग्रुप तो ए बी है, करेक्टर तो एक ही है। मेंडल तो कह रहे थे भाई कि एक ही करेक्टर को डिसाइड करने के लिए 2 अलील होते हैं, लेकिन यहाँ तो हम देखते 3 जो हैं वो एक करेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों मिलकर कर रहे हैं, 2 से ज्यादा भी मिलकर करते हैं, उससे हम कोडोमिनेंसी बोलते हैं। को का मतलब दोनों मिलकर कोई काम करे तो कोडोमिनेंसी, और अगर दोनों में से कोई भी मिलकर काम नहीं करे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, और दोनों में से एक इफेक्टिव काम करे तो उसे डोमिनेंसी कहते हैं। तो इस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हमारा जेनेटिक्स का ये पोर्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इसका कोडोमिनेंसी का एग्जाम्पल जो हमारे ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है, और उसके बाद मेंडल ने जो दूसरी क्रॉस करवाई थी जिसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आप यहां तक देख के आएंगे, क्योंकि आप पढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा इंडिया भी बढ़ता रहेगा। तो मेरे साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्रतिस्पर्धा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, मिलते हैं नई क्लास में।